हेलो दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम फिर से लेकर आए हैं साइंस का क्लास 2। क्लास 1 हमने साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो डाल दिए हैं, तो जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो देखे नहीं हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाए, वहां से देख सकते हैं। आज हम दूसरा क्लास लेकर आए हैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आज हम विभिन्न क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए आपका ज़्यादा देर नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है। निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? तो ए में है केचुआ, बी में है सूची कृमि, सी में है फाइलेरिया और डी में है गोल कृमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। फाइलेरिया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। फाइलेरिया कृमि के कारण, फाइलेरिया कृमि, फाइलेरिया कृमि के कारण ये फील पाँव होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है परमाणु, बी में है अणु, सी में है भार और डी में है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। ऑप्शन डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। अच्छा, द्रव्यमान के बारे में बताए थे कि द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। भार में चेंजेस होता है, भार में चेंजेस होता है, भार में चेंजेस होता है। द्रव्यमान कहीं भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? तो ऑप्शन ए में है संपीड्य, बी में है आकार, सी में है आयतन और डी में है विसरण। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा संपीड्य। संपीड्य, संपीड्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संपीड्य हो जाएगा। संपीड्य। गैसों की बात करें तो गैसों की घनत्व तथा आयतन और आकार बदलता रहता है। आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। गैस की बात करें तो गैसों का घनत्व, आयतन और आकार अनिश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है तीन प्रतिरोधक
5 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध कितना होगा? ट्राई कीजिए बनाने की। 3 प्रतिरोध को 5 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम की बात कर रहा है। श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ने की बात कहेगा, श्रेणी क्रम में तो इसको R बराबर हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, है ना। और समानांतर क्रम में कहेगा तो ये हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो जब भी समानांतर क्रम में कहेगा निकालने के लिए, तो ऐसे इस फॉर्मूले पर समानांतर क्रम में ऐसे निकलता है, और श्रेणी क्रम में ऐसे, श्रेणी क्रम में इस तरीके से। तो कह रहा है क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कह रहा है क्वेश्चन को, तो देख रहे हैं 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम। R1 कितना है? 5 ओम है ना, 5 ओम है, 6 ओम है और 4 ओम है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 4 15 ओम हो जाएगा, 15 ओम आंसर, यानी कि 15 ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 ओम। 15 ओम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो ऑप्शन ए है प्रक्षेपण कोण के कारण, बी में अपने आकार के कारण, सी में धातु के कारण और डी में वायु प्रतिरोध के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रतिरोध के कारण। वायु प्रतिरोध के कारण है ना, वायु प्रतिरोध के कारण। अब मिसाइल की बात करें तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन भारत का मिसाइल मैन की बात करें तो ये एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और भारत का मिसाइल वुमेन की बात करें, महिला की बात करें तो ये टेसी थॉमस को कहा जाता है। टेसी थॉमस को कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को, और भारत का मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करे। तो वस्तु के संवेग पूछ रहा है दोस्तों। संवेग पिछले क्लास में हमें संवेग के फॉर्मूला भी लिखवाए थे और संवेग पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे। तो बनाइए। संवेग बराबर क्या होता है? यानी संवेग यानी P बराबर संवेग यानी P बराबर होता है mv, मास गुने वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50 केजी। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50 केजी।
और वेग कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 6 पचे 300, 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन 300 मीटर केजी पर सेकेंड होगा, केजी पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 300 केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला यही है संवेग का, P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुने वेग, मास गुने वेलोसिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है जंतु, बी में है कीट, सी में है सरीसृप, डी में है उभयचर। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप डैश से, तो सांप जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित है, सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सरीसृप वर्ग से संबंधित है। सरीसृप वर्ग वास्तव में स्थलीय कशेरुकी जंतु है। सरीसृप वर्ग वास्तव में स्थलीय कशेरुकी जंतु है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। बनी कवच से ढके होते हैं। जैसे कछुआ को देखते हैं सरीसृप वर्ग में आता है, तो उसका ऊपर का जो खोल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है ना। तो इनके अंडे जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बनी कवच से ढके होते हैं, है ना। सरीसृप वर्ग की बात कर रहे हैं। अब मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। स्तनधारी की बात करें, स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है ना। एक में प्रोटोथेरिया है ना। प्रोटोथेरिया अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, है ना। 2 में हो गया मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है।
बच्चों को जन्म देता है। और यूथीरिया 3 में यूथीरिया 3 में यूथीरिया की बात करें तो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। बच्चों को जन्म देता है। बच्चों को जन्म देता है। तो मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं और स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। एक में है प्रोटोथीरिया, ये अंडे देते हैं। प्रोटोथीरिया वर्ग के जंतु अंडे देते हैं। मेटाथीरिया ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि अपरिपक्व का मतलब जैसे कंगारू, वो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित बच्चा नहीं देता है, तो वो परसुपियन नामक अपनी थैली में बच्चे को कुछ दिन तक रखकर और उसको पूरा विकसित करते हैं, है ना। तो मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है और यूथीरिया के तहत पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स रह गए इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में है एफ और एस के बीच कोण, बी में है संवेग, सी में है विस्थापन, डी में है बल यानी एफ। तो हमने बताए थे कि W बराबर क्या होता है। W बराबर होता है एफ एस यानी कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल गुने विस्थापन। बल गुने यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन होता है। तो देखिए अब तो बता सकते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है एफ और एस के बीच कोण, और जब कोण दिया रहता है तो ये भी फॉर्मूला होता है W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये भी फॉर्मूला होता है जब कोण दिया रहे। तो कार्य जो है एफ और एस के बीच कोण बनाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। और सी में है विस्थापन एस यानी विस्थापन पर निर्भर करता है, तो सही बात है। विस्थापन पर एफ और एस है, बल और विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। डी में है बल पर निर्भर कर रहा है एफ। और ऑप्शन बी में है संवेग पर निर्भर। तो संवेग की चर्चा कहीं है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन बी संवेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है डैश पादप हार्मोन नहीं है। डैश पादप हार्मोन नहीं है। ए में है ऑक्सिन, बी में है एड्रीनेलिन, सी में है जिब्रेलिन, डी में है एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनिल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि
ऑक्सिन पादप हार्मोन है ना, और जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन है, एड्रिनल जबकि पादप हार्मोन नहीं है। और ऑक्सिन की बात करें, ऑप्शन ए में है ऑक्सिन। ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन की खोज ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। डार्विन ने किया था ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। और ऑक्सिन जो है यह पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, हार्मोन है, पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। कौन? ऑक्सिन। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। ऑक्सिन की बात करें तो यह खरपतवार को नष्ट कर देता है ना। और यह फसलों को गिरने से बचाता है। यह फसलों को गिरने से बचाता है। तो ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। और ऑक्सिन पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। यह फसलों को गिरने से बचाता है। ये तो हुई ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी में है जिब्रेलिन की बात करें, ऑप्शन सी में है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा 1926 ईस्वी में किया था। 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने किया था जिब्रेलिन हार्मोन की खोज। और यह पौधे को लंबा करता है। यह पौधे को लंबा करता है, यानी कि पौधे को लंबा होने में जिब्रेलिन हार्मोन काम आता है। पौधे को लंबा होने में जिब्रेलिन हार्मोन की मदद से होता है। यह फूल बनने में मदद करता है। और यह फूल बनने में मदद करता है। फूल बनने में मदद करता है। और यह फूल बनने में मदद करता है। तो ये इस क्वेश्चन का कुछ फैक्ट्स हैं। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा 1926 में किया था। यह पौधे को लंबा करता है। यह फूल बनने में मदद करता है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकते हैं। डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है स्पाइरोगाइरा, बी में है हाइड्रा, सी में है ईस्ट और डी में है प्लेनेरिया। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो प्रोटोजोआ वर्ग के जीवों में
जीवों में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधियों से होता है ना। निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन, बात करें निडेरिया संघ के, निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। युग्मकों द्वारा होता है। और बात करें तो हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। बात करें हाइड्रा तथा ईस्ट में तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ना। और बात करें जीवाणु कौमा शैवाल कौमा कवक आदि में भी बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो देख रहे हैं प्रोटोजोआ वर्ग जीवों में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधियों से होता है। प्रोटोजोआ वर्ग जीवों में है ना। और निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। बात करें हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। जीवाणु शैवाल कवक आदि में बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु शैवाल कवक आदि में बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। तो ऑप्शन ए में है आवर्त 6, बी में है आवर्त 4, सी में है आवर्त 5 और डी में है आवर्त 3 है ना। तो आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। आवर्त की संख्या कितना होता है 7 होता है। तो आवर्त 1 में
2 होता है, 2 तत्व होते हैं, 2 में 8 होता है, फिर 3 में 8 होता है, और 4 में 18 होता है, 5 में 18 होता है, और 6 में 32 होता है, और 7 में शेष बचता है सो होता है ना। तो 2 8 8 18 18 32 याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32 याद रखिएगा, है ना। तो अब तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि 32 तत्व किस आवर्त में होते हैं, 32 तत्व किस आवर्त में होते हैं। तो आवर्त 6 में, ऑप्शन ए आवर्त 6 में होता है, आवर्त 6 में होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी की बात करें तो ये 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा बनाया गया था। गया 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा बनाया गया। तो याद रखिएगा, 1 में 2 2 8 8 18 18 32, 7वां में बाकी जो शेष बचेगा सो। आधुनिक आवर्त सारणी का की बात करें तो 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा बनाया गया था, मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है ना। तो ऑप्शन ए में है पारा, बी में है मैग्नीशियम, सी में है सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, डी में है सल्फर, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम ये खुले में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इनको किरोसिन तेल में डाल के रखते हैं, है ना। किरोसिन तेल में डाल के रखते हैं, है ना। बात करें ऑप्शन बी में मैग्नीशियम की, बात करें मैग्नीशियम की, तो इसको तार या फीते के रूप में आसानी से, तार या फीते के रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बात करें मैग्नीशियम की, तो इसको तार या फीते के रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है ना। तो देखिए, ए में है फास्फोरस, बी में है पारा,
सी में है ओजोन और डी में है ऑक्सीजन। डी में है ऑक्सीजन। तो एक में दिया हुआ है द्विपरमाणुक, दूसरे में दिया हुआ है एक परमाणुक, तीसरे में दिया हुआ है त्रिपरमाणुक, और चौथे में दिया हुआ है चतुष्परमाणुक। तो इसको मिलान करना है। तो हम जानते हैं कि फास्फोरस का क्या होता है, P4 होता है। फास्फोरस का P4 होता है। और पारा का क्या होता है, Hg। और ओजोन का O3 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। तो देखिए P4 है, P के साथ फास्फोरस के साथ 4 लगेगा तो ये क्या होगा, चतुष्परमाणुक हो जाएगा। 4 लगा हुआ है इसलिए चतुष्परमाणुक हो जाएगा, है ना। Hg अकेले है, पारा अकेले है तो ये एकल परमाणुक हो जाएगा, एक परमाणुक हो जाएगा। ओजोन O3 3 लगा हुआ है तो त्रिपरमाणुक हो जाएगा, ये त्रिपरमाणुक हो जाएगा। और ऑक्सीजन O2 है, देखिए 2 लगा हुआ है तो ये 2 परमाणुक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा बी का हो जाएगा 2, बी का 2 हो जाएगा। और सी का हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1। तो ये देखिए मिला दिए हैं, देख लीजिए एक बार, है ना। यानी कि जितने जिसके साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन में O3 है, 3 लगा हुआ है तो त्रिपरमाणुक हो जाएगा। और ये सॉरी ओजोन में, ऑक्सीजन में O2 लगा हुआ है तो 2 परमाणुक द्विपरमाणुक हो जाएगा। Hg अकेले है तो 1 परमाणुक हो गया, फास्फोरस P4 है तो चतुष्परमाणुक हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है ना। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु, सी में है प्लाज्मा और डी में है WBC संयुक्त रक्त कोशिकाएं। तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसको वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, है ना। और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन तक रहता है। और यह शरीर के रोगों से बचाता है, शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर को रोगों से बचाता है ना। WBC की बात करें तो WBC को ल्यूकोसाइट भी
ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, है ना, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये अनियमित आकृति के केंद्रक युक्त तथा और ये अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है, तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है ना। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं की बात करें, न्यूट्रोफिल कणिकाएं, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। WBC की बात करें तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। शरीर को रोगों से बचाता है ये WBC, इसलिए इसको सैनिक कहा जाता है ना। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है ना। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिनमें, ये रहा है स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, जिनमें परिणाम और दिशा होते दोनों हैं उसे कहा जाता है। जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए में द्विसदिश, बी में अदिश, सी में सदिश और डी में द्विअदिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सदिश। जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उन्हें सदिश कहते हैं, और जिनमें परिणाम के साथ दिशा नहीं हो उन्हें अदिश कहते हैं। सदिश राशि पहचानने का कल ट्रिक भी बताए थे इसे पिछले वाले वीडियो में। विषुवत बल, विषुवत बल है ना, व से विस्थापन, स से संवेग, व से वेग, त से त्वरण और बल से बल। ये विषुवत बल है। ये सारे हैं सदिश राशि, ये सभी सदिश राशि है, सदिश राशि है ना, सदिश राशि है। ये सभी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो ऑप्शन ए में है जाइलम और फ्लोएम, बी में है दृढ़ ऊतक और जाइलम, सी में है मृदु और
स्थूल कोण ऊतक और डी में है दृढ़ ऊतक और फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो ये अस्थायी ऊतक है, अस्थायी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो ये अस्थायी ऊतक है। और दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर, अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। है ना। तो जाइलम और फ्लोएम अस्थायी ऊतक है और दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम 4 तत्वों से बना है। जाइलम की बात करें 4 तत्वों से बना है, 4 तत्वों से बना है। नंबर 1 में हो गया, 4 तत्वों से बना है वाहिकाय। 1 में हो गया वाहिनिकाय, है ना। 2 में हो गया वाहिकाय, 3 में हो गया जाइलम मृदूतक, जाइलम मृदूतक और 4 में हो गया दारू मृदूतक, है ना। तो जाइलम 4 तत्वों से बना है, वाहिकाय, जाइलम मृदूतक, दारू मृदूतक। बात करें फ्लोएम की बात करें तो ये भी 4 तत्व से मिलकर बना है। बात करें फ्लोएम की तो 4 तत्वों से मिलकर बना है, ये भी से बना है ना। तो इसका है चालनी नलिकाय। 1 में हो गया चालनी नलिकाय हो गया। 2 में हो गया सहचर कोशिकाएं और 3 में हो गया फ्लोएम तंतु, 4 में हो गया फ्लोएम मृदूतक। फ्लोएम मृदूतक, तो फ्लोएम की बात करो तो ये भी 4 तत्वों से बना है, चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदूतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साधारण नमक का, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का,
और सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें तो यह एक अपमार्जक का गुण है ना। वॉशिंग सोडा की बात करो तो यह अपमार्जक का गुण है। आटा के पाव रोटी बनाने में जो आटा में सोडियम बाइकार्बोनेट, यही सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आटा के रोटी बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट से बनी रोटी है ना, से बनी रोटी क्या होता है, फूलता है ना। और यह इस दौरान CO2 गैस निकलता है, इस दौरान CO2 गैस निकलता है ना। आटा में रोटी बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट से बनी रोटी फूलता है खूब और इस दौरान CO2 गैस निकलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन ए में है दूरी, बी में है घनत्व, सी में है आयतन, डी में है वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन बी घनत्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। यानी एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपात होता है ना। घनत्व की बात करें तो घनत्व अधिक होने पर दाब जो है, दाब भी अधिक होता है अर्थात P बराबर यानी कि दाब बराबर PGH, याद रखिएगा है ना। घनत्व की बात करो तो घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है और दाब बराबर होता है PGH। दाब बराबर होता है PGH, दाब बराबर होता है PGH। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है एक वस्तु निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। और जी का मान जो दिया हुआ है ब्रैकेट में 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है निहित ऊर्जा, तो किस फार्मूले से निकालिएगा, है ना। तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर बताए थे, स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh। तो P कितना दिया हुआ है, 1500 जूल दे दिया हुआ है, 1500 जूल
है ना, और m का वैल्यू दिया हुआ है 15 kg, है ना, और g का छोटा g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा था। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 15 दहिया 105, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर हो जाएगा, h बराबर 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है क्लोरीन, सी में है जस्ता और डी में है कोक। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए आप सभी, क्या होगा आंसर इसका। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन गैस की बात करें, चूने के साथ अभिक्रिया कर, चूने के साथ अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। पाउडर का निर्माण करता है। क्लोरीन गैस की बात करें तो चूने के साथ अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। क्लोरीन की बात करें तो यह क्लोरीन का प्रयोग जो है फॉस्जीन मास्टर्ड गैस यानी ल्यूसाइट जैसे विषैली गैस के उत्पादन में होता है। गैस के उत्पादन में होता है ना। जिंक फॉस्फेट की बात करें तो जिंक फॉस्फेट की बात करें तो यह इसका उपयोग चूहा मारने में होता है। जिंक फॉस्फेट की बात करें तो इसका उपयोग चूहा के मारने में होता है ना। चूहा के विष के रूप में होता है जिंक फॉस्फेट का उपयोग, चूहा के विष के रूप में होता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही हम कंटेंट लाते रहें, मेहनत करते रहें आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।